हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को। क्वेश्चन नंबर 6 पहुंच चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, जरा पढ़ते हैं इसको। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। एक चार्ज है जो कि क्यूब के सेंटर पे मौजूद है। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस। ठीक है। सवाल सुन लो पहले। क्या है भाई? एक क्यूब है आपके पास। चलो पहले क्यूब बना लेते हैं। स्मार्ट बोर्ड में ये फायदा है कि आप लोगों को बनी बनाई कुछ फिगर बन जाती है, अच्छा लगता है देखने में। तो देखो ये क्यूब बन गया, ये बन गया क्यूब। ठीक है। और इस क्यूब के सेंटर पे, ये क्यूब बन गया, इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो ये क्यूब बन गया और इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया मैंने। देखो यार, इस तरीके का एक चार्ज रखा हुआ है बीचों बीच सेंटर पे। ठीक है। अब इसमें बोला यह है चार्ज कैपिटल क्यू। ओके। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस। एक बात सोचो, ये है क्यूब, इसके बीचों बीच में रखा है चार्ज। हमें निकालना है कि इसके एक फेस से कितना फ्लक्स जा रहा है। पहले तो हमें यह सोचना होगा कि इस चार्ज में से फ्लक्स निकल रहा है तो वो क्यूब से पास हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि वो क्यूब के अंदर चार्ज है। फ्लक्स कैसे निकलता है याद करो। मान लो कोई चार्ज है इस तरीके का, ये क्यू चार्ज है, तो इसमें से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जो निकलती हैं, बस हम उन्हीं को फ्लक्स कहते हैं। चारों तरफ निकलती है, हर डायरेक्शन में निकलती है ऐसे। ठीक है। किसी भी एक चार्ज से टोटल निकलने वाला जो फ्लक्स होता है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना होता है? वो होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज क्यू है तो क्यू चार्ज से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलता है। ठीक है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इससे फ्लक्स निकल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है जो ये कैपिटल क्यू, इससे भी चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, इधर 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 इधर, ऐसे फ्लक्स निकलेगा, ऐसे फ्लक्स निकलेगा, बिल्कुल चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा। अब एक बात सोचो, चारों तरफ निकलने वाला फ्लक्स कितना है टोटल? फाई। तो वो है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्यूब के बीचों बीच चार्ज, और उस चार्ज से चारों तरफ फ्लक्स जा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर इधर, हर तरफ फ्लक्स जा रहा है। कितना जा रहा है टोटल? तो टोटल जा रहा है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ये जा रहा है, हमें बताना है कि एक फेस से कितना जा रहा है। अब उसे सोचो जरा, एक फेस से मतलब देखो, ये हो गई 6 फेस। एक क्यूब में कितनी फेस होती है? 6 फेस। तो 1 2 3 4 5 6, आप इसमें काउंट कर सकते हो 6 फेस। हर एक में 6 ही फेस होती है। तो उन 6 फेस से तो जा रहा है, मान लीजिए ऐसा यहां पे कर देता हूं कि 6 जो फेस हैं उनसे तो जा रहा है 5। तो एक फेस से कितना जाएगा? एक फेस से जाएगा 5 बटे में 6। ठीक है। यही हमें पूछा था भाई, पूरी की पूरी 6 की 6 फेस से टोटल कितना निकल रहा था? 5। तो एक फेस से कितना जाएगा? अब आप कहोगे कि सर ये बाई 6 किया हमने, कोई जरूरी है सबसे सेम जा रहा हो? हम बस यही तो समझना। क्यूब है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, और उसको बिल्कुल सेंटर में रखा है चार्ज,
सेंटर में जब होता है तो उससे एकदम फ्लक्स बराबर निकल रहा है, ऐसे जितना इस फेस से, इतना इस फेस से, इतना इस फेस से, इतना इस फेस से, इतना इस फेस से, 6 की 6 फेस से एकदम बराबर फ्लक्स निकल रहा है। तो 6 फेस से फाई निकल रहा है, तो एक फेस से निकलेगा 5/6। फाई की वैल्यू रख दो, ये रही क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से निकलेगा, फाई की जगह रख सकते हैं क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट और बटे में 6। सॉल्व करके आ जाएगा क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन। इजी सा क्वेश्चन था, बस हमें फ्लक्स पता होना चाहिए कि फ्लक्स होता क्या है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो इस सवाल में बच्चों क्या कहा है हमको, इस सवाल में बोला है यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आसान सवाल है पर ये थ्योरेटिकल है, इसको मैं कराऊंगा नहीं, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा आपके सामने। थ्योरी वाला कोई क्वेश्चन जिसमें डेरिवेशन होगा वो मैं नहीं कराऊंगा। उनके क्वेश्चंस मैंने सब नोट्स में, मतलब वो जो थ्योरी है वो सारी नोट्स में लिख रखी है, तो वो नोट्स आप उठाइए और उनको देखिए, थ्योरी वहाँ से कवर कीजिए, न्यूमेरिकल पोर्शन में सारा करा दूंगा। अब होता क्या है, जैसे सवाल में शुरू के पहले क्वेश्चन में तो आपको थ्योरी का डेरिवेशन दे दिया, वो डेरिवेशन करने के बाद उससे अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दे दिया। इसलिए मैंने ये सवाल को लिखा है, मतलब पता तो चले आपको कि पूछा कैसे जाता है। तो पहले ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन देगा वो आपको, उसके नीचे उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल दे देगा, उससे नीचे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, वो सब चीजें कराऊंगा। लेकिन जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जो डेरिवेशन वाला पोर्शन है, उसे आप खुद से करेंगे, ठीक है। आप अगर किसी दूसरे कोचिंग में भी पढ़ते हैं तो वहां से करिए, थ्योरी तो आपको कराई दी होगी और डेरिवेशन भी सारे कराई दिए होंगे, नहीं तो मेरे नोट्स से कर लीजिए, नोट्स में सब कुछ है। चलिए अब यहां से हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले सवाल में क्या कहा है, तो ये एक डेरिवेशन वाला सवाल है, मतलब डेरिवेशन है। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास, इस तरीके की वायर है, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर है, पता नहीं क्या पहली बार में ये ब्लैक कलर को दिखाता है। ये है एक स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ की, ये पूरी चार्ज है, लो इस पे चार्ज है, मान लो प्लस, कुछ भी होता है माइनस भी हो सकता है, मैंने प्लस मान लिया। तो प्लस चार्ज इस पूरी वायर पे फैला हुआ, उससे ये इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर की तरफ इन्फिनिटी तक जा रही है इसकी लेंथ, नीचे की तरफ इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसके आसपास जो फील्ड होगा वो कितना होगा, तो जब हम इसको डेरिवेशन करते हैं गॉस थ्योरम का यूज करके, तो इसका जो फील्ड निकल के आएगा यहाँ से आर डिस्टेंस पे, मान लो इस पॉइंट पर इसका फील्ड निकालना है ई, तो वो कितना निकल के आता है, तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब अगर इस वायर से आर डिस्टेंस पे मैं चेक करूं कि कितना फील्ड है, तो गॉस थ्योरम से जब आप यूज करके इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका निकल के आता है लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा क्या है, जहां इस वायर के ऊपर जो चार्ज है उसकी चार्ज डेंसिटी को लैम्डा कहते हैं। चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, चार्ज डेंसिटी का मीनिंग होता है कि कितना चार्ज 1 मीटर में है, तो आप इसको कह सकते हैं लैम्डा कूलाम प्रति मीटर, 1 मीटर में कितना कूलाम चार्ज है। जैसे अगर लैम्डा की वैल्यू दे दी 5
कूलाम पर मीटर। तो इसका मतलब 5 कूलाम का चार्ज 1 मीटर में है। 1 मीटर ये जो लेंथ है वायर की, इसके 1 मीटर में 5 कूलाम चार्ज मौजूद है। चार्ज डेंसिटी को समझना जरूरी है। देखो अगर खाली क्यू लिखा है तो ये तो है चार्ज, ठीक है, ये कूलाम में होगा जैसे 5 कूलाम। लेकिन अगर लैम्डा लिखा हुआ है तो ये है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। लीनियर लैम्डा अगर लिखा है, लैम्डा लिखा है तो इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। इसके लिए बेसिकली जब भी आपको इसे निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है, Q को L से डिवाइड कर दो इसकी लेंथ से, या dq बटे dl भी आप लिख सकते हैं। dq बटे dl मतलब छोटा सा चार्ज बटे छोटी सी लेंथ। चार्ज बटे लेंथ को आप लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसको पूरे को लैम्डा बोला जाता है। मीनिंग आपको इसलिए समझ में आ गया होगा क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 5 कूलाम पर मीटर, 1 मीटर में 5 कूलाम का चार्ज मौजूद है। तो ये Q की जगह यहाँ पे लैम्डा रखा हुआ है, क्योंकि Q चार्ज देखो इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। अगर पूरी वायर पे चार्ज देखेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की है। तो पूरी वायर पे चार्ज नहीं देख सकते, हम क्या करते हैं कि सिर्फ वायर का 1 मीटर का हिस्सा देखते हैं कि 1 मीटर के हिस्से में कितना चार्ज है। तो 1 मीटर में कितना चार्ज निकल के आ रहा है, लैम्डा। तो जब हम इसको गॉस थ्योरम से डिराइव करते हैं तो इस डेरिवेशन को करके फाइनल आंसर हमारा आता है कि कोई भी वायर है तो उस वायर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, में दोबारा लिख देता हूं, देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये बीच बीच में कलर चेंज करता रहता है अपने आप ही, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता है, इसकी कुछ सेटिंग वेटिंग में है या क्या है। तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन से करना है, पहला सवाल डेरिवेशन वाला है, ये खुद से करना है आपको, लिख दिया मैंने कि हाँ ये रिजल्ट आता है। अब समझना है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, इसे हटा रहा हूं यहीं कहीं। अगला सवाल जो है हमारा वो डेरिवेशन वाला है, वो सॉरी न्यूमेरिकल टाइप है। सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। इसने कहा इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, पूरी स्ट्रेट वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ की है, लो जी वायर पे चार्ज है पॉजिटिव। लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है इसकी लैम्डा, मतलब इसके 1 मीटर में जो चार्ज दिया हुआ है वो लैम्डा दिया हुआ है। ओके, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्किल विद ए कांस्टेंट स्पीड v। एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है, इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, विद ए कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v के साथ चक्कर लगा रहा है। ओके, सच दैट वायर पासिस थ्रू द सेंटर, वायर बिल्कुल इस सर्किल के सेंटर से पास हो रही है, बिल्कुल ठीक है, ये भी यहीं तक हमने सही बनाया है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता ही है कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है और दूसरा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी है, उसके टर्म्स में इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी। मतलब मेन हमारा फोकस रहेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने का। चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक वायर है और इस पे इनफाइनाइट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चारों तरफ घूमेगा, तो घूमने के लिए तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए,
ऐसी कोई चीज नहीं घूमती, हम किसी चीज के चारों तरफ ऐसे नहीं घूम सकते, हमेशा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की तरफ चाहिए, एक ऐसा फोर्स चाहिए, एक ऐसा फोर्स चाहिए जो इसको घूमने के लिए हेल्प करे। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ही यही होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है कि वो आपको किसी को भी, जैसे अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स सन के ग्रेविटेशन से मिल रहा है। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ कोई ना कोई तो फोर्स होगा ना ऐसा, जो इसको अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, यहां पे मिल रहा है अट्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि देखो इस लाइन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे खुद पे माइनस चार्ज होता है, अब प्लस माइनस के बीच में होता है अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन का फोर्स अंदर की तरफ लगा हुआ है, जो इसको घूमने के लिए क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। अब फोर्स को कैसे निकालेंगे? तो फोर्स का फॉर्मूला होता था F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर कोई क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू ई। कल मैंने डिस्कस भी किया था क्वेश्चंस में। अगर कोई भी, मैं फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर प्लस का क्यू चार्ज रख दो आप, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन अगर माइनस चार्ज होगा, माइनस का Q, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा Q इंटू ई। तो Q इंटू ई फोर्स लगेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मतलब अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बाहर जा रहा होगा, प्लस चार्ज इसका प्लस वाली लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होगा, पर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? Q इंटू ई। क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई कह देते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ई कितना है यहाँ। अब ई याद करो, अभी हम डेरिवेशन में देख रहे थे, जो फर्स्ट वाला डेरिवेशन था उसमें हमें पता है कि कोई भी लाइन है, अगर उससे आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की आर मान लो, तो आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना फील्ड होगा, तो अभी पढ़ के आए हम बिल्कुल अभी अभी, तो वो होगा लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इतना फील्ड होगा इस लाइन से आर डिस्टेंस पे, इतना फील्ड होगा इतना। अब इसको भी उठा के यहां रख दो, तो ये बन जाएगा इनटू में लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फोर्स आ गया इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अंदर की तरफ, जो इसको अंदर अट्रैक्ट कर रहा है। ये वो फोर्स है जो इसको अंदर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये आ गया ई लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इतना बिल्कुल क्लियर है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, इतना लगेगा। अब इस फोर्स को सॉल्व कर लो। ये फोर्स क्या दे रहा है इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच रहा है, जिससे कि ये चल रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, फिर से दिखा रहा हूं मैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक मिनट, मान लो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ जो ये फोर्स मिला हुआ है F, ये कितना मिला हुआ है ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ मिलने वाले फोर्स से ही कोई भी बॉडी घूमती है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसी से घूम रहा है, और मान लो v स्पीड के साथ घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला याद करो जो 11th में पढ़ा था, क्या था? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r। अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल m मास का है, m उसका मास है, v वेलोसिटी से सर्किल में घूम रहा है, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए? mv स्क्वायर बटे r। तो यहाँ पे mv स्क्वायर बटे r सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है? अट्रैक्शन से मिल रहा है। तो वो अट्रैक्शन वाला फोर्स हमने यहाँ पे पहले ही निकाल रखा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है? FC कह दो, सेंट्रीपिटल फोर्स को FC कह दो, FC याद रहेगा। और अट्रैक्शन वाले फोर्स से मिल रहा है अट्रैक्शन फोर्स। तो FC
अट्रैक्शन फोर्स कितना हुआ? अट्रैक्शन फोर्स हुआ, अट्रैक्शन फोर्स हुआ हमारा साहब जो ऊपर निकाला था हमने, ई लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब एफ सी की वैल्यू रख दो, अट्रैक्शन इसकी एम वी स्क्वायर बटे में आर, ये वैल्यू लिख दी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ई लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलो अब मैं अगर यहां से, मुझे क्या बनाना था, काइनेटिक एनर्जी, मैं इस आर को इधर ले जाता हूं, नहीं ये आर से आर कटी गया, आर से आर तो ये कटी गया, इधर बन गया एम वी स्क्वायर ई लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम करो ना, काइनेटिक एनर्जी बनानी है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, इधर 1/2 इधर 1/2, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या कह दो 2 से डिवाइड कर दिया। ये क्या बन गया, ये काइनेटिक एनर्जी बन गई सर, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, और बन गई ये पूरा ई लैम्डा बटे में 2 × 2 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी नहीं, जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन चुका है, बिल्कुल आसान। कैसे बनाया देखो, इस तरह के न्यूमेरिकल जाते हैं बोर्ड में, बोर्ड ना आपका थोड़ा सा टेस्ट करेगा, ऐसा नहीं कि वो आपको करे कराए न्यूमेरिकल दे दे या कुछ ऐसा, वो आपको वहां से कंसेप्ट से चीजें निकालनी है, कंसेप्ट देखना है, कंसेप्ट क्या बन रहा है। आज मैंने चश्मा नहीं लगाया, शायद आप लोगों को अजीब लग रहा हो, लगा लेता हूँ, 1 मिनट रुकना। चलिए अब ठीक है, तो ई लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से हमने ये के की वैल्यू निकाल ली है, यही आई है ई लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आगे वाला सवाल क्या पूछा है, जरा इसको देख लेते हैं, आगे वाला सवाल क्या पूछा है। ये थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, के और लैम्डा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। थर्ड अगर सवाल यहां से देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और के बीच में ग्राफ। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं, इस तरह का ग्राफ देखते हैं कि ये बन गया, इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस पे तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को ले लेते हैं, लैम्डा को ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पर हम काइनेटिक एनर्जी को ले लेते हैं। ये दो चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा। अब अगर हम ध्यान से देख रहे हो तो के और लैम्डा के बीच में ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो कुछ ऐसे सोचो, ये एक्सप्रेशन है के, इधर के है, ये रहा लैम्डा, इसमें से ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है, इतना हिस्सा कांस्टेंट है, तो बस क्या बचा, के प्रोपोर्शनल टू, सॉरी के की जगह ई लिख दिया, के प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ गया, के प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और अगर आपको याद हो कि x प्रोपोर्शनल टू y या y प्रोपोर्शनल टू x का जब हम ग्राफ बनाते हैं, अगर आपको याद हो, जैसे ये y है, इधर x है, तो ये वाली जो लाइन होती है ये y प्रोपोर्शनल टू x की होती है, ये ग्राफ बनता है y प्रोपोर्शनल टू x का। तो वो सिंपल k प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, k प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे y की जगह तो y एक्सिस पे तो मैंने k को लिया और x एक्सिस पे लैम्डा, तो ये सिंपल एक लाइन बन जाती है। ये ग्राफ आपको याद होने जरूरी है कि जैसे x प्रोपोर्शनल टू y का ग्राफ ऐसा बनता है, अगर यही ग्राफ इस तरह का होता, x इधर y और होता y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो ग्राफ ऐसा बनता, पैराबोला बनता इस टाइप का। तो ये याद होने चाहिए आपको, धीरे धीरे याद हो जाएंगे यार, टेंशन मत लो, मैं आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीजें बीच बीच में बताता रहूंगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, क्वेश्चन नंबर 8।
देखते हैं जरा इसने क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। थ्योरी का सवाल है। पहला सवाल आप खुद से करेंगे, सेल्फ खुद से करना है, मेरे नोट्स से कर लीजिए या जो आपके कोचिंग में नोट्स बनवाए हैं उनसे कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो मेरे नोट्स आप ले सकते हैं। तो ये सेल्फ से करना है, अपने आप करना है। दूसरा सवाल है यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। गॉस लॉ का यूज करके अगर हमारे पास कोई प्लेन शीट है, ये है प्लेन शीट, एक पेपर मान लो इस तरीके का, और उस पर पूरी पे चार्ज, प्लेन शीट इस तरह से चार्ज फैला है, उस पर पूरी पे चार्ज है। तो इस चार्ज शीट के आसपास कितना फील्ड होता है? तो देखो चार्ज शीट पे जो फील्ड होता है ना, जैसे चार्ज शीट ऐसे रखी हुई है और उससे यहां से आर डिस्टेंस पे फील्ड देखना है, यहाँ पे इतनी दूर, या इधर देखना है, इधर दोनों तरफ होगा, पतली शीट है तो वो जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। यहां से कितनी डिस्टेंस पे निकालना है कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके चारों तरफ का जो फील्ड होता है, दोनों तरफ का जो फील्ड होता है, इधर का और इधर का जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा, हर जगह एक जैसा। तो इस फील्ड की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो बाहर की तरफ जारी होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और कितनी होगी? तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। तो ये जो पतली शीट होती है, पतला प्लेन पेपर होता है, उस वो चार्ज है, तो उसके इधर भी फील्ड है, इधर भी फील्ड है, और कितना है ये आप गॉस थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं। गॉस थ्योरम से इसकी वैल्यू आती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। एयर इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मीनिंग समझो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या है। जैसे कहीं पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी आपको तो कुछ ऐसे मिलेगी, चार्ज बटे में एरिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी क्यू बटे में डी ए, चार्ज बटे में एरिया। अगर यूनिट देखोगे तो वो आ जाएगी कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। मान लो किसी की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है 5 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर में 5 कूलाम चार्ज फैला हुआ है। मतलब क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट एरिया की शीट है, तो पूरी की पूरी तो आप उस पर सारा तो चार्ज बता नहीं सकते, वो तो इनफाइनाइट होगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, पूरी शीट का चार्ज ना बता के हम उसमें सिर्फ 1/1 का चार्ज बता देते हैं, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का चार्ज बता देते हैं। तो वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का चार्ज यहाँ से कितना आ रहा है? 5 कूलाम, 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में 5 कूलाम का चार्ज है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई होगी। ये फॉर्मूला कहां से आया? तो ये गॉस थ्योरम से आपको प्रूफ करना है, ये भी आपका काम है, इसको प्रूफ करना भी आपका काम है। ये आपकी थ्योरी में या मेरे नोट्स में आपको मैंने प्रूफ करा रखा है। आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पे भी आपको ये जरूर करा रखा होगा थ्योरेटिकली, क्योंकि ये डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन का सवाल है, इसे आप खुद करेंगे। बाकी मैंने इतना समझा दिया कि ये फॉर्मूला होता क्या है। आगे बढ़ो, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक क्यूब, इसमें बोला ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ एल इज कैप्ट इन ए स्पेस एज शोन इन फिगर। देखो एक क्यूब दिया हुआ है आपके सामने, ये क्यूब है, ठीक है, लेंथ एल है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा हुआ है इसमें, ए एक्स प्लस बी, आई कैप। आई कैप का मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई कैप का मतलब है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है सर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। आई कैप डायरेक्शन मैंने ले ली, न्यूटन पर कूलम, ये हो गई इसकी यूनिट।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, वेक्टर की फॉर्म में दे रखा था, आई कैप डायरेक्शन लगा रखी थी, ठीक है, तो आई कैप वो मैंने बनाई थी, डायरेक्शन इसकी इधर है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है, चलो ऐसे जा रहा है, एग्जिस्ट इन द रीजन, जहां जहां ये क्यूब है, यानी मतलब पूरे रीजन में ये फील्ड लगा हुआ है, सारे में, बीच में क्यूब है कहीं, ठीक है। फाइंड द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब, इस क्यूब के अंदर का कितना चार्ज इसके अंदर बंद है ये बताना है। देखो सवाल हो गया ये, सवाल हो गया ये गॉस लॉ का। गॉस लॉ क्या कहता है, पहले मैं याद दिला दूंगा आपको जरा। गॉस लॉ कहता है कि अगर कोई भी बंद सरफेस है और उसमें से लगातार फ्लक्स निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, इधर फ्लक्स निकल रहा है इस तरह से, तो फ्लक्स अगर निकल रहा है तो 100% उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। गॉस लॉ बताता है कि बिना चार्ज के किसी बंद सरफेस से फ्लक्स नहीं निकल सकता, किसी बंद सरफेस से फ्लक्स नहीं आ सकता, चार्ज है इसके अंदर। अब वो चार्ज कितना है कैसे निकाले, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इसके अंदर का बंद चार्ज, बंद सरफेस के अंदर बंद चार्ज, और बटे में एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे चार्ज निकालना है तो Q बराबर आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, फाई इंटू में एप्सिलॉन, ये हमको यहाँ पे लगाना होगा। ये फॉर्मूला गॉस थ्योरम जो है आपकी, गॉस ने यही स्टेटमेंट दिया था, किसी भी बंद सरफेस में से फ्लक्स निकलता है तो वो चार्ज की वजह से निकलता है, कितना फ्लक्स निकलता है तो उसके अंदर का बंद चार्ज बटे एप्सिलॉन। लेकिन अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो Q बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन। फॉर्मूला हमें यहाँ पे ये यूज करना है, इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई अब यहाँ पे बंद सरफेस क्या दे रखी, बंद सरफेस दे रखी यहाँ पे क्यूब। अब ये क्यूब जो है इसके अंदर कुछ चार्ज बंद है, मैंने मान लिया वो चार्ज है Q, चार्ज Q बंद है इसके अंदर, तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स निकल रहा होगा। अब वो फ्लक्स कैलकुलेट करना है आपको, कितना निकल रहा है। अब एक बात सोचो, इस क्यूब में से फ्लक्स जा किस डायरेक्शन में रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, ऐसे देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे ही फ्लक्स निकल रहा होगा। तो देखो इस वाली फेस की बात करो पहले, इस वाली फेस की, तो इस फेस में से ऐसे फील्ड जा रहा है, और इस वाली फेस में, इधर वाली में ऐसे फील्ड अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से बाहर जा रहा है फ्लक्स, इसमें अंदर आ रहा है फ्लक्स, ठीक है। जो ये ऊपर वाली है ये, इसमें फील्ड इस डायरेक्शन में है और सरफेस की जो एरिया है वो उसकी डायरेक्शन ऐसे है, सरफेस का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन इस तरह से, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब किसी सरफेस के एरिया के, ये तो एरिया वेक्टर हो गया और इधर फील्ड वेक्टर हो गया, तो अगर एरिया और फील्ड के बीच में एंगल 90 होता है तो उसमें से कोई फ्लक्स नहीं पास होता। देखो इस बात को सोचो, जैसे सरफेस ऐसे है और फील्ड ऐसे आ रहा है, तो वो सरफेस के ऐसे पैरेलल निकल जाएगा, या ऐसे कह लो कि ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो इस परपेंडिकुलर वेक्टर के फील्ड ऐसे जा रहा है ऐसे, तो परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ 90 डिग्री पर है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। अब थीटा अगर 90 डिग्री है, देखो एरिया वेक्टर के, ये तो हो गया सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और फ्लक्स जाएगा ऐसे या फील्ड जाएगा ऐसे, फील्ड ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 अगर यहाँ पे रखें तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो फ्लक्स होता है 0। इस बात को आप सीधे सीधे फील कर लो, ऐसे सरफेस और फ्लक्स ऐसे निकल गया, ऊपर से फ्लक्स निकल गया नीचे से, सरफेस के अंदर से तो एक भी लाइन पास नहीं हुई, किसी भी सरफेस के अंदर से जितनी लाइनें पास होती हैं फील्ड की वही तो फ्लक्स होता है। तो इसके अंदर से, ऊपर वाली सरफेस के, इसके अंदर से, इस वाली के अंदर से कुछ भी पास नहीं होगा,
ऐसे ही इस नीचे वाली सरफेस के अंदर से भी कुछ भी पास नहीं होगा। ऐसे ही उधर सामने वाली पीछे की तरफ जो इसके है, इस वाली सरफेस से, इस वाली सरफेस से भी कुछ भी पास नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे सामने वाली, हमारे सामने वाली सरफेस से भी कुछ भी पास नहीं। इन चार फेस से कुछ पास नहीं होना। सिर्फ पास किस किस से होना है? एक तो इस वाली से, एक तो इस वाली से। कलर चेंज कर देता हूं, इस वाली से, और कलर चेंज करके दिखाऊं। एक तो इस वाली से, ये रेड कलर में जिसको बना रहा हूं, इससे पास होना है। और एक ही इस वाली से। क्यों? इनसे ही क्यों पास होना है? ये दो फेस बची, एक तो ये वाली है और एक इधर वाली है। चार फेस से नहीं होना, ये दो फेस बची, क्योंकि फील्ड जा रहा है ऐसे, तो इन दोनों से पास होना है। ये फील्ड इन दोनों से पास होना है, ठीक है। ये अंदर जाएगा, इन दोनों से पास होगा, इधर से भी इधर से भी। लेकिन कहाँ फील्ड कितना होगा ये भी तो जानना जरूरी है। इसका एरिया तो चलो हमें पता है, एरिया वेक्टर किधर लिया जाएगा? तो एरिया वेक्टर लिया जाएगा, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इसका एरिया वेक्टर इधर बाहर की तरफ। क्यों सर, ऐसा ही क्यों लिया? वजह है, देखो एक बात बताओ, जैसे कोई भी सरफेस होती है, जैसे यही सरफेस है इस टाइप की, तो अलग अलग फेस के जब हम एरिया लेते हैं तो सेंटर से बाहर की तरफ लेते हैं, बीच में सेंटर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इधर वाली फेस का इधर, इधर वाली फेस का इधर, इधर वाली फेस का इधर, ऐसे लिया जाता है, नीचे वाली फेस का इधर, इस तरह से एरिया वेक्टर लिया। तो इन दो फेस के एक का इधर हो गया, एक का इधर हो गया, सेंटर से बाहर की तरफ, इसका बाहर की तरफ, इसका बाहर। अब एरिया तो हमें पता है, इसका एरिया है एल स्क्वायर, साइड इंटू साइड, और ये भी एरिया एल स्क्वायर। एरिया तो दोनों फेस का सेम है। फील्ड चेक करो। अब देखो फील्ड जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे। एक्स का मतलब हो गया एक्स एक्सिस वाली लेंथ। जब हम यहाँ सेंटर पे फील्ड निकालेंगे तो इस पूरी सरफेस पे, ये वाली जो सरफेस है, इस पूरी सरफेस पे फील्ड वही हो रहेगा। अब सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें 0 रख दो, तो यहाँ का फील्ड आ जाएगा 0। रखो इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बस बी बचेगा, तो यहाँ का फील्ड हो जाएगा बी। यहाँ का कहाँ से कहाँ तक का? सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 0 वाली सरफेस का। ये सरफेस एक्स इज इक्वल टू 0 वाली कही जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 पे मौजूद है ये। और दूसरी सरफेस यहाँ है, दूसरी सरफेस यहाँ है। कितनी दूर है यहाँ से? एल डिस्टेंस। तो इस बार एक्स की जगह एल रख दो, एक्स की जगह यहाँ एल आ गया, एल डिस्टेंस। एक्स जैसा नहीं लग रहा है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, एक्स की जगह एल आ गया, ठीक है। तो एल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई। तो इसमें एल रख दो, तो एल रखें तो ये बन जाएगा, इसे तो हटा दो जरा, तो ये बन जाएगा एक्स की जगह एल रख के ए एल प्लस बी। तो ये दो सरफेस है, यहां का फील्ड इधर जा रहा है, इस फील्ड की वैल्यू तो है ए एल प्लस बी, और यहां का फील्ड भी इधर जा रहा है और इस फील्ड की वैल्यू है सिर्फ बी। तो ये दो फेस हो गए। अब सवाल देखो कहां तक पहुंच गया, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं। सवाल यहां तक पहुंच गया कि मेरे पास एक फेस तो ये हो गई, एरिया इसका इधर है, एरिया की वैल्यू एल स्क्वायर। इसमें से निकलने वाला फील्ड ई, ई कितना था? ई था यहां वाला ए एल प्लस बी, ये था। इससे पहले जो सरफेस पड़ेगी भाई, ये वाली सरफेस तो x इज इक्वल टू एल पे पड़ रही है, और ये वाली सरफेस x इज इक्वल टू 0 पे पड़ रही है। इसमें भी e हो गया इधर, e हो गया इधर, वो तो हो गया b, और l हो गया, एरिया वेक्टर हो गया इधर, वो हो गया एल स्क्वायर, ठीक। अब हमें इस सरफेस से हमें ये देखना है कि देखो इसमें एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, तो यहाँ का फ्लक्स कितना हो गया? φ1। इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स φ1। तो फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ई कितना है? तो बी है। एरिया कितना है? एल स्क्वायर है।
कॉस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री। तो बीच में फोन आ गया था बच्चों, तो ये ई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इधर, और दोनों के बीच में ये एंगल हो गया 180 डिग्री का। तो यहाँ कॉस 180 लिख लेते हैं। कॉस 180 की वैल्यू -1, फाई 1 की वैल्यू आ गई माइनस का BL²। ये आ चुकी है पहले फेस में से एसोसिएटेड फ्लक्स। माइनस का मतलब पता क्या होता है, फ्लक्स अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो फ्लक्स उस सरफेस के अंदर जा रहा है। सरफेस की डायरेक्शन बाहर है लेकिन वो उसके अंदर जा रहा है, तो इसको एंटरिंग फ्लक्स या इनकमिंग फ्लक्स भी कहते हैं। इस वाली फेस पे आ जाओ। इस वाली फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया भी इधर है, दोनों के बीच में जो ये एंगल है थीटा वो 0 डिग्री। जब दो लाइन पैरेलल होती है आपस में, एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, तो वो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री। अब यहां से φ2 निकालें अगर इस फेस से, तो इस फेस से φ2 कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला EA cos 0 डिग्री। E कितना है, AL प्लस B इंटू में एरिया कितना हो गया L²। ये सॉल्व किया तो ये आ गया AL³ प्लस BL²। तो ये आ गया आपका φ2 बच्चों, दूसरी वाली सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स BL²। अब हमें सारा फ्लक्स चाहिए। ऊपर की फ्लक्स, ऊपर की जो सरफेसेस थी, ऊपर वाली ये वाली, उसमें 0 था, इसमें 0 था, पीछे वाली में 0 था, आगे वाले, सिर्फ इन दो में फ्लक्स है। इसमें φ1 है, इसमें φ2 है। टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकाल लो। फाई टोटल फ्लक्स हो गया φ1 प्लस φ2। φ1 की वैल्यू -BL² और φ2 की वैल्यू प्लस में AL³ प्लस BL²। प्लस BL² माइनस BL² कट गए, ये आ गया AL³, ये आ गया φ। टोटल फ्लक्स हमारे पास मौजूद है। आगे यही पूछा क्या था, ये नहीं पूछा था, पूछा था इस सरफेस के, ये पूरा क्यूब है, इस क्यूब के अंदर का, तो याद है ना क्वेश्चन आपको, देखो ऊपर क्यूब था ये, तो इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, तो इस क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स तो मिल गया हमें, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है आ गया। अब हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए फॉर्मूला अभी बताया था। चार्ज के लिए जो फॉर्मूला है, Q बराबर जितना फ्लक्स उससे पास हो रहा है फाई, और इनटू में एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू AL³ और एप्सिलॉन नॉट हो गया कांस्टेंट। तो यही हो गया इस सरफेस के अंदर या इस क्यूब के अंदर का टोटल चार्ज, नेट चार्ज। ये हो गया टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस के अंदर। इनसाइड द सरफेस कह दो या इनसाइड द क्यूब कह दो। तो आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये जरा देख लेते हैं, और कुछ पूछा था क्या? बस और कुछ नहीं पूछा था, यही पूछा था। ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल पार्ट में आपका सारा बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया से रेडी करा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे नोट्स या अपने कोचिंग से जहाँ से आप पढ़ रहे हो या मेरे नोट्स, उनसे आप तैयार कर सकते हो। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो भाई आगे मैंने देख लिया 2023 वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टारगेट हमारा यही था कि 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में उनको सॉल्व किया जाए। तो ये समझ लीजिए थ्योरी से जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप देख चुके हो, न्यूमेरिकल पार्ट जो आया है उसको देख चुके हो, MCQ जो आए हैं उसको देख चुके हो। 2023 वाले सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। ठीक, अब अगला टारगेट है हमारा 2022 के। इसी तरह से हम 10 साल के पिछले क्वेश्चंस करेंगे। पहले लेटेस्ट में आप कर सकते हो, जैसे कोई चाहता है कि सर हम तो 5 साल के करना चाहते हैं तो 5 साल के कर लो। इसीलिए मैं ईयर वाइज करा रहा हूँ, 2023 फिर 2022 फिर 2021 ऐसे करेंगे। आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से सब चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमको इस बात से, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको भी पता चले कब वीडियो आई है कब नहीं।
लगातार पढ़ते रहिए। रेगुलर स्टडी एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है, चाहे कैसे भी की जाए, बस रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बढ़िया नंबर्स के लिए, कल मिलते हैं।